बाजार के लिए एक और मुश्किल भरा दिन, जहां दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त उतार चढ़ाव और कमजोरी के हैं फिर से संकेत। ऐसे में कल के जबरदस्त कमजोरी वाले सेशन के बाद क्या आज हम 17,000 को होल्ड कर पाएंगे? ये है बड़ा सवाल, दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। और कल की छुट्टी के पहले क्या करें, आज आप बाजार में तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयारी करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जहां पर इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आप ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं। सर, हमारे बाजार का क्या होगा, यही सोचना पड़ेगा। और आप कितनी भी तैयारियां कर ले, तैयारियां धरी की धरी रह जाती है। ये वो ऐसा है ना कि जब दो तरह के तूफान आता है, एक चेतावनी देकर, एक बिना चेतावनी देकर। चेतावनी देकर आता है, उसमें भी आपको नुकसान तो होना तय है, बस थोड़ा सा आपको पता है कि होने वाला है। ये वैसा तूफान है। कुछ तूफान बिना चेतावनी के आते हैं, जो कल शाम यूएस में, हाँ, जो कल देर शाम यूएस में आया। सो उसमें नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, चेतावनी होती थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि इस बार थोड़े संकेत आ रहे थे 7-8 दिनों से कि जिस तरह से एफआईज बेच रहे हैं, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर हो रहे थे, तो ये वाले जो कल जो तूफान आया उसके संकेत पहले थे। अब देख लेते हैं आज के तूफान के पहले क्या संकेत है। आज के बड़े ट्रिगर्स जिनके दम पर भारतीय बाजार ट्रेड करेंगे। अमेरिकी बाजारों में ऐसा उछाल ऐसी गिरावट देखी कि जो आप सोच नहीं सकते। आप सोचिए, 1100 पॉइंट निचले स्तरों से रिकवर हुआ है और उसके बाद हरे निशान में बंद हुआ। तो अगर कल देर रात आपने डाउ देखा, देर रात नहीं, देर शाम तक, तो बड़े तनाव में। सर, कल दीप हम बात भी कर रहे थे कि 750 पॉइंट ऊपर हो जाए, 750 नीचे हो जाए, 75 की जगह क्या भरोसा है। और एग्जैक्टली 750 ही खुला था नीचे। सो एनीवे, बट क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी और स्पेशली नैस्डैक में क्लोजिंग काफ़ी बेहतर होती हुई दिखी। लेकिन डाउ फ्यूचर्स खराब है, एफआईज लगातार बेच रहे हैं। कर फिर से 3700 करोड़ के आसपास का कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा है। नतीजा है, बाजार बंद होने के बाद कई सारी कंपनियों के उन पर रहेगा रिएक्शन, लेकिन एक्सिस बैंक ने कमाल के नतीजे पेश किए, बहुत ही बेहतरीन। और निफ्टी में आज 2 कंपनियां और वायदा कारोबार में 6 कंपनियों के नतीजे हैं। तो रिजल्ट्स के लिहाज से आज एक और बिजी डे है आपके लिए। सर, इतना बिजी डे है नतीजों के लिए, बट ध्यान ही नहीं जा रहा आजकल नतीजों पर, जिस तरह से बाकी एक्शन बाजार का बना हुआ है। नतीजे तो एक बाय फैक्टर ही हो गए इस समय बाजार के। बट सर, मतलब हमें लगता है हमारे बाजार में ही ट्रेडर्स की परेशानी होती है। अगर आप कल यूएस में ट्रेड कर रहे होते, मंदी में होते, तो बड़े स्टॉप लॉसेस कट होते, और तेजी में होते तो भी बड़े स्टॉप लॉसेस कट होते। 1100 पॉइंट का इंट्राडे स्विंग, दोनों तरफ का ऐसा मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं डेटा देख रहा था सर, नैस्डैक में ये जो ऑलमोस्ट 6% की कल रिकवरी हुई है। 2008 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब 4% से ज़्यादा इंडेक्स गिरा था और फिर उतना ही रिकवर होकर बंद हुआ। तो 14 साल बाद ऐसा मूव हमने आते हुए देखा है बाजार में। इसमें एक सिंपल सी चीज यही है कि जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, एबनॉर्मल सिचुएशन है। आप हमेशा विश्लेषण नॉर्मल सिचुएशन का कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। एबनॉर्मल सिचुएशन का विश्लेषण करना किसी के बस की बात नहीं है जी। और यहाँ मतलब है ना, इस तरह के मूव होते हैं वो दिमाग से कम होते हैं, दिल से ज़्यादा होते हैं जी। मतलब वो खेल पूरा का पूरा इमोशंस का है, भावनाओं का है। तो उस समय आपके लिए मतलब सुबह ओपनिंग के वक्त आपके लिए फियर फैक्टर हावी है, क्लोजिंग के वक्त ग्रीड फैक्टर हावी है। ग्रीड ना करे तो उस वक्त भी फियर है कि बढ़ जाएगा तो शॉर्ट काटनी है। मतलब, और सबसे बड़ी चीज़ है, लालच से भी डर वाला फैक्टर ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। आपको लालच है कि जल्दी से पैसा बन जाएगा, बड़ा पैसा बन जाएगा, चलो शेयर खरीदते हैं जी। तब भी आप 2 बार सोचते हैं, लेते हैं धीमे धीमे। लेकिन डर वाला जो फैक्टर है ना कि और गिर जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये जल्दी काम करता है। चाहे वो डर तेजी की तरफ का हो, चाहे डर मंदी की तरफ का हो। मंदी की तरफ आप ये करेंगे कि और गिरने वाला है, और गिरने वाला, मेरा बेच दूं। और जब रिकवरी आती है तब भी ऐसा लगता है कि बस ये तो अब रुकेगा नहीं, भागेगा, तो और बेच दें। या फिर रिकवरी में कई सारे लोग वो भी होते हैं कि शॉर्ट करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अब अगर सपोज यूएस 1100 पॉइंट डाउ रिकवर हो और आपने 500 पॉइंट की रिकवरी पर ही शॉर्ट कर दिया तो एग्जैक्टली। तो आप इस तरह के मार्केट में सबसे बढ़िया तरीका दीप जो है ना, चाहे वो कहीं के भी बाजार हो, अमेरिका के हो, हमारे हो, कहीं के भी हो, कि शांति से बैठकर देखना ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके कि ये अंदाज़ा लगाना कि किस लेवल तक गिरेगा और किस लेवल से रिकवर होगा और कितना होगा। क्योंकि ये सारे फॉर्मूले कल फेल हो गए। कल जिस तरह की तेज़ गिरावट हुई और एक तरफा गिरावट हुई, आखिरी 1 घंटा छोड़ दें, आधा घंटा, पौन घंटा छोड़ दें, तो कहीं कोई रिकवरी थी ही नहीं। खैर, हमारे बाजार पर बाद में आते हैं। उससे पहले कल अमेरिका में जो कुछ हुआ, कल तो खैर पावेल साहब ने थोड़ा बचा लिया आकर अपने स्टेटमेंट के हिसाब से कि चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। लेकिन रोज़ रोज़ कौन बचाएगा। और दूसरी बात है कि बाकी जो बातें चल रही कि यूक्रेन और रशिया के बीच का तनाव क्या कल ही हुआ अचानक से? सबको पहले से पता है।
कल और खबरें वो भी है कि ताइवान में कुछ अमेरिका ने अपने ट्रूप भेजे हैं, जो चाइना ताइवान पर कब्जा करने की जो कई कोशिश कर रहा है। क्या अचानक से चाइना ने कल शुरू किया? जी नहीं, कई सालों से चल रहा है। लेकिन आप दो चीजें होती है, एक तो बाजार को गिरने का बहाना चाहिए होता है, और दूसरा ये कि गिरने के बाद हम बहाना ढूंढते हैं तब पता चलता है। तो जो बाजार को गिरने का बहाना चाहिए था ब्याज दरों का या फिर टेपरिंग का, वो तो वो पहले 5-7 दिनों से अमेरिकी बाजार और ढूंढ ही चुके हैं। कल जो एकदम से हुआ हमारे बाजार में, उसके बाद हमने बहाना ढूंढना शुरू किया कि ऐसा दुनिया में क्या हो रहा है जो हमें पता नहीं था। अब हमें नहीं पता था, वो प्रॉब्लम हमारी है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो कुछ हो रहा है वो अगर आपको मुझे नहीं पता तो वो मेरी आपकी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है, वो पहले से पता है। और इसीलिए कल मैं दिन में ये भी बात कर रहा था कि देखिए अगर इतना खराब है तो फिर डाउ फ्यूचर क्यों नहीं खराब हो रहे थे? 200-250 पॉइंट तब तक ऊपर थे। चाइना ताइवान में जो हो रहा है वो हमें नहीं पता था, इसका मतलब ये नहीं कि पहले से नहीं हो रहा, वो तो बाद में बहाने ढूंढने वाली बात है। दीप देखिए, सिंपल सी चीज यही है, ग्लोबल मार्केट्स आपको स्टेबल तभी होंगे फेड की मीटिंग के बाद। बिल्कुल, जब तक फेड की मीटिंग होनी जो आज से शुरू होगी, कल तक चलेगी, परसों सुबह जब हम आएंगे बाजार में तो हमारे यहाँ स्थिति साफ होगी कि फेड ने क्या कहा है और क्या करने वाला है। एक चीज अच्छी बात है वो ये कि फेड की इस अहम बैठक के पहले अमेरिकी बाजार हल्के हो गए, पहला, और हो रहे हैं। दूसरी अच्छी बात यह कि फेड मार्केट फ्रेंडली माना जाता है। फेड को मालूम है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है कि लोग डिस्टर्ब हो जाए। सो हो सकता है फेड बाजार के मूड माहौल को देखते हुए और बाजार के डर को देखते हुए अपनी कमेंट्री थोड़ी सी लाइट कर ले, एग्रेसिव न जाए कि भाई अभी हम है ना वो पुराने 3 वाले पे ही रहेंगे, 3 ही बार बढ़ाएंगे, फिर जरूरत हुई तो देखेंगे। बस इतना ही चाहिए, बस खाली इतना भी बोल देना तो बाजार के लिए काफी कि भाई हम जरूरत होगी तो आगे बढ़ाएंगे। जरूरत होगी तो हमेशा ही बढ़ाओगे भाई, कौन सी नई बात मालूम है, वो सबको मालूम है। लेकिन अभी से बोलने की क्या जरूरत है कि 4 बार बढ़ाएंगे? अभी से बोलने की जरूरत क्या है कि बॉन्ड तो खरीदना बंद करेंगे, बेचेंगी। और अगर हमें लिक्विडिटी की समस्या दिखी, हमें लगता है कि इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा तो हम बॉन्ड नहीं बेचेंगे। मतलब ये सारी चीजें हैं जो शायद थोड़ी सी सूदिंग रिलीफ देने वाले स्टेटमेंट अगर फेड की तरफ से आ जाए तो फिर एक बढ़िया सेशन हमारे लिए बन सकता है। और तो मेरे ख्याल से ये तो अमेरिका का माल। और इसी के साथ जोड़कर देखें तो चूंकि हमारी एक्सपायरी भी है गुरुवार को, कल छुट्टी है, परसों एक्सपायरी, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी जो दिक्कत है वो एक्सपायरी तक की थोड़ी सी ज़्यादा है। तो एक्सपायरी के बाद हो सकता है हम भी थोड़ी रिलीफ देखने की कोशिश करें। तो 2 फैक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं उसी पर मेरे ख्याल से 2 दिन आपको निकालने, आज और गुरुवार का मुश्किल से। अगर आपने ये 2 दिन बचा लिए अपने आप को तो आप बच गए समझिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सामने आगे बजट नहीं है मतलब ये तो ऐसा है कि वो वैसा ही हाल है कि मतलब जब आप कुएं से निकले हो। हाँ, मतलब जैसे मतलब मैं स्कूल में पढ़ता था, ऐसा लगता था कि बस एक बार 10th में अच्छा रिजल्ट आ जाए, कर जाए तो लाइफ सेट है। फिर ग्रेजुएशन में फिर लगता था CA/CS कर लिया, लाइफ सेट है। फिर लगता था कि जॉब ढंग का लग गया, और अभी भी सेट नहीं हुई है। अब आप ऐसा कहेंगे सर तो फिर तो हमारे लिए क्या दूसरों की ऐसी लगती है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। मतलब वो लाइफ सेट होने वाली नहीं है कभी भी। हर बार आपके लिए कुछ नया और बड़ा चैलेंज आता रहता है। तो दीप वही है, चलता है। ठीक है सर, वैसे ऐसी बात नहीं है कि बाजार गिरे हमने पहले नहीं देखा है, करेक्शंस पहले भी आए हैं, बट इस बार जिस गति से करेक्शन आ रहा है, एक दिन में 500 पॉइंट बाजार गिरता है, 650 पॉइंट का कल इंटरडे लो अगर आप देखें परसों की क्लोजिंग से, ऐसे जो स्पीड आई है करेक्शन से उससे काफी लोग घबरा रहे हैं। तो आपकी राय जानना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए और दूसरी ट्रेडर्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए जब ऐसा बाजार बिहेव करना शुरू करे? ये अच्छा सवाल है दीप। पहली चीज तो ये कि ट्रेडर्स को एक बात अब समझनी पड़ेगी कि हर वक्त चीजें बदलती है, और इस बार मैंने जो सबसे बड़ा बदलाव हाल ही में होते हुए देखा है जी वो बाजार की वॉलेटिलिटी को और स्पीड को लेकर है। आप एक चीज समझिए, मैंने 2000 के वक्त की और 2008 की मंदी को बहुत अच्छे से, बहुत नजदीकी से देखा है। मतलब हर्षद मेहता के वक्त की मंदी के वक्त तो मैं नया नया था, जस्ट क्वालिफाइड हुआ था, तो उतना मैं क्लोजली उसको एक्सपीरियंस सुना था, एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन साल 2000 में, फिर 2008 में लेमन ब्रदर्स वाली में तो सबसे ज्यादा मैं सीखा ही लेमन ब्रदर्स वाली मंदी में। सो इस बार जो मैंने सबसे बड़ी सीख 2020 और 2021 में ली, अभी भी ले रहा हूँ, वो यही है कि बाजार में बढ़ने और घटने की स्पीड
जो साइकिल से, एक जमाना था हम कहते थे कि कमोडिटी में 7-7, 8-8, 10-10 साल का साइकिल होता है। मार्केट की तेजी मंदी का 7-7 साल का साइकिल होता है। आमतौर पर 7-8 साल का मार्केट की तेजी मंदी का, 2000 में मंदी करके आप 2008 तक टॉप बनाते हैं, फिर वहां से मंदी करते हैं, फिर 2013-14 के आसपास टॉप एक बार बनता है, फिर 2013-14 से 2020-21 में 7-8। अब वो 7-8 वाला साइकिल का जमाना गया, दीप कम हो गया, वो स्पीड बढ़ गई है घटने की भी। आप 12,400 से 7,500 निफ्टी में आने में वक्त नहीं लगाते, 2 महीना, करेक्ट 2.5 महीना, और वापस बढ़ने में भी वक्त नहीं लगाते हैं, साल 1.5 साल, जबकि बढ़ने में पहले 5 साल लगते थे आपको, वो काम आपने साल भर में कर लिया। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि अब जो ट्रेडिंग पैटर्न और बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बदल रहे हैं, वो ये बता रहे कि साइकिल्स फास्ट हो रही है, गिरते भी आप तेजी से, बढ़ते भी आप तेजी से। उसकी वजह ये कि धीमे धीमे बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा रोल प्ले कर रही है, मशीन ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग, प्रोग्राम ट्रेडिंग, प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट, जो आप कहना चाहें, वो सब बढ़ रहे हैं। और जब वो सब बढ़ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पोजीशन के साथ आपके इमोशंस है और किसी के नहीं जी, हाँ। सो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप इस वॉलेटिलिटी को समझें। ये वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली, कम होने वाली नहीं है, कम नहीं होने वाली। तो पहले के मुकाबले में अब ट्रेडर्स को और ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत है जी, और ज़्यादा अपने स्टॉप लॉसेस समझ के रखने की जरूरत है, और ज़्यादा इस तरह के मार्केट में अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेकर जाते हैं तो हेजिंग रखने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा लेसन हमें पिछले 1.5-2 साल में मिला है। ये 1.5 साल में ये जो लर्निंग है ये बहुत बड़ी है कि ट्रेडिंग करने के तरीके बदल गए। मैं बता रहा हूँ आपको दीप, कितने सारे ऐसे ट्रेडर्स होते थे आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, उनका एक ही काम होता था, ओवरनाइट बीटीएसटी करना। ये शब्द बीटीएसटी प्रचलन ही इसीलिए हुआ कि बहुत सारे लोग थे कि मार्केट दिन के एंड में कहाँ बंद हो रहा है, किस तरह के मूड के साथ बंद हो रहा है, अमेरिका कैसा हो सकता है, उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट डे के लिए एक पोजीशन लेकर जाते हैं कि आप पैसा बन सकता है। वो गैप जो मिलता है जी, अब वही सबसे बड़ा रिस्की ट्रेड हो रहा है। करेक्ट। सो ये हमें समझना पड़ेगा ट्रेडर्स को कि आपको इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, आगे भी रहेगी, इसलिए आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग में आना ही पड़ेगा। ये तो बात इन्वेस्टर्स की होगी, ट्रेडर्स माफ कीजिएगा, ट्रेडर्स की होगी। इन्वेस्टर्स का जहां तक सवाल है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कुछ बदला और बिगड़ा नहीं है, कुछ नहीं बदला है। हाँ, आप देखिए रिजल्ट्स, आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट देखिए, क्या जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। नो डाउट कोई स्टॉक सस्ते नहीं, लेकिन 18,400 से तो आज सस्ते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आप 18,400 में लाइन लगा के खरीदना चाहते थे तो फिर अब आपको सस्ते तो मिल रहे हैं। सो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए कल हमने कहा था कि 25% आपकी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। 16,500 के आसपास आता है, 16,400, 16,600 की रेंज में अगर आज और परसों के बीच में निफ्टी, तो वहां पर और 25% आपकी डेफिनेटली जानी चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए मौका है। अगर आप पिछली बार 16,400 पर मिस कर गए तो अभी वापस आपको मार्केट मौका दे रहा है। सामने बजट है, हो सकता है बजट के बाद तेजी बन जाए, हो सकता है ना बने तो भी कोई बात नहीं। आपको एक दिन के लिए तो कर नहीं रहे, बिल्कुल। और 2 दिन की गिरावट से मार्केट ऐसा भी नहीं कि पूरा खराब ही हो जाएगा। सो मेरा ये समझना है कि अच्छे फंड्स या फिर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स के लिए मौका है। तो मैं सिंपल एक चीज कहूंगा कि जो लोग SIP कर रहे हैं करते रहे, और जो लोग मार्केट को टाइम करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं और उसमें कुछ गलत बात भी नहीं, तो आप हर 500 पॉइंट पे 4 इंस्टॉलमेंट में डाल दीजिए। आपने 17,000 पे डाला, 16,500 पे डाल दीजिए, 16 डाल दीजिए, 15.5 डाल दीजिए। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, तरीका यही है। जिसको जो याद है कि हमने जो मार्च में कहा था शॉर्ट ब्लास्ट SIP कीजिए 6 हफ्तों के लिए, तो हालांकि ये शॉर्ट ब्लास्ट SIP जैसे लेवल तो नहीं है, लेकिन आप पैसा तो डाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो इस तरह का जब कैपिचुलेशन होता है, जब तेज गिरावट इस वजह से होती है कि कोई खरीदने वाला नहीं है और जिनको बेचना है उनको बेचना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, लीवरेज पोजीशन है, गिरावट के साथ साथ आपकी मंथली एक्सपायरी भी आ गई। और दीप मंथली एक्सपायरी के अपने फायदे और नुकसान है। मंथली एक्सपायरी के वक्त पार्टिसिपेशन फंड्स का ज्यादा होता है, वीकली एक्सपायरी में ट्रेडर्स ज्यादा होते हैं, मंथली एक्सपायरी में FIs की लॉन्ग शॉर्ट होती है, लोकल फंड्स की लॉन्ग शॉर्ट होती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मंथली एक्सपायरी का भी प्रेशर तो, और ऊपर से हर 100 पॉइंट आप निफ्टी पर नीचे आते हैं, हर 2-3% आप स्टॉक पर नीचे आते हैं तो मार्क टू मार्केट आपके लॉसेज आते हैं, मार्जिन कॉल्स आते हैं, नहीं दे पाते तो आपके ट्रेड कट होते हैं। और
सीरीज की शुरुआत हो तो चल जाए, सीरीज के अंत में आपको पता है कि अगले 2 दिनों में आपकी पोजीशन कटनी, नहीं पैसे देंगे तो आगे रोल ओवर होगा नहीं। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। और एक और अच्छी सबसे बढ़िया बात दीपक कि जब सारी चीजें एक साथ हो, जब ग्लोबल में टेंशन का माहौल हो, अमेरिका जोरदार गिरे, हमारे यहाँ भी एक्सपायरी है, सामने बजट है, इन सब चीज़ों के बीच में जब तेज गिरावट और कोई खरीदने वाला ना, तभी मार्केट का बॉटम बनता है। अब वो आज बनेगा, गुरुवार को बनेगा या शुक्रवार को बनेगा, इतनी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है, लेकिन इस हफ्ते बनना चाहिए एक शॉर्ट टर्म बॉटम, ये लगता है, ये लग रहा है, ये अच्छी बात है। कल हमने थोड़ी और इंटरेस्टिंग वो एनालिसिस भी करी थी, पैटर्न वाली। हाँ, वो पैटर्न वाली भी देखते हैं क्या होता है, ये टेक्निकली भी पिछले साल जैसा पैटर्न दिखा रहा है मार्केट, लगभग वही संकेत है। बस बात ये कि वो संकेत में दीप ये कि आप 17,150 पे बंद हुए, लेकिन क्या 300-400 और नहीं गिर सकते हैं? अगर 300-400 और गिर जाए, आप नहीं संभाल पाए जी, तो फिर दिक्कत। सो आपको ये देखना है कि बढ़ेगा कब, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, घटेगा कितना, और अगर कितना घटे तो मुझे तकलीफ नहीं है। सो उतना ही खरीदिए जितने आप डिलीवरी ले सकते हैं, करेक्ट, और शांति से बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये है आपके लिए अप्रोच। अगर आप इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर्स हैं, अलग तरह का माइंडसेट रखना पड़ेगा। बट आज का सेटअप समझाएं सर, फिर आज की क्या तैयारी करनी है? एक पॉजिटिव संकेत दिख रहा है, बाकी सारे नेगेटिव या न्यूट्रल ही हैं आज के लिए सर? ग्लोबल नेगेटिव, एफआईज नेगेटिव, डीआईज न्यूट्रल, एफएनओ के मैंने हिम्मत करके पॉजिटिव लिखा है। अब प्योर डेटा पे जाएंगे तो पॉजिटिव है जी, और लग रहा है सेंटिमेंट और ट्रेंड एक ही दिन में नेगेटिव हो गया, ट्रेंड न्यूट्रल से नेगेटिव कर दिया 17,000 के आसपास के। चाहता था एक दिन और रुक सकता था मैं 17,000 के नीचे, चाहें तो देख एक दिन एक काम करें, आज एक दिन न्यूट्रल ही रखिए ट्रेंड। अच्छा। कल से नेगेटिव करेंगे, 17,000 के नीचे बंद हुआ तो कल आज न्यूट्रल रखेंगे हम ट्रेंड को। चलिए 16,900 16,975 अगला सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए आज। इसके नीचे ठीक मैंने फिर सीधा वही दिए जो 13 जनवरी के आसपास के लोज बने थे, 16,425 से 16,625, बीच में छोटे मोटे आएंगे स्टेशन, लेकिन ये मतलब वो राजधानी वाला मामला है, तेज स्पीड से जाने वाली। तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहां पर मुझे खरीदारी करने के लिए एकदम कंफर्ट है दीप, जहां पर वो 16,425 16,625 इस रेंज में इन्वेस्टर के तौर पर आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए, यहाँ मत डरिए। ठीक है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 250 350 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, 375 475 ऊपर बिकवाली की रेंज बनती है। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर निफ्टी आपको नीचे की तरफ सरप्राइज कर सकता है, शॉक दे सकता है, ऊपर की तरफ सरप्राइज भी कर सकता है, तो वॉलेटिलिटी के लिए तैयार है। कोई भी लेवल सेफ और सेक्रोसेंट न माने कि ये मतलब हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। बैंक निफ्टी 36,375 36,525 36,375 का कल का लो है, इसके आसपास पहला सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे गए तो 36,025 36,200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। ऊपर 37,500 37,575 हल्की फुल्की रुकावट है, 37,700 37,850 100% सप्लाई और बिकवाली की जगह ये बैंक निफ्टी में। आज डे रेंज नहीं दे रहा क्योंकि डे रेंज निकल कर नहीं आ रही। अगर 500 पॉइंट निफ्टी गिरे, इतना बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आए, मेरे लिए डे रेंज निकल कर आ नहीं रही है, ये बात है। नहीं निकल कर नहीं तो माफ कीजिएगा। तो वो जो आप कह रहे थे कि अब एक अप्रोच अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेनी है, तो इस समय फिर डे रेंज के लिए फिलहाल थोड़ा सेटल होने देते हैं बाजार को। चलिए सर, ये बताएं पोजीशंस, अब कल जो भारी बिकवाली हुई है, किस तरह से एफआईज ने अपनी कल पोजीशन बदली है? पीसीआर अब कहां पर है सर? सबसे पहली चीज तो कि एफआईज की लॉन्ग पोजीशन, एफआईज कितना भी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, सब हमें पता है। लेकिन दीप सबसे बढ़िया बात है कि अब एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ओवरसोल्ड हो गया। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, आप इंटरनेट पर जाके देखेंगे, एफआईज इस वक्त नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट ज्यादा है। तो भाई एक चीज क्लियर समझिए, कोई आप इंडिया के मार्केट में शॉर्ट करने के लिए तो नहीं आए जी, पैसा लगा के ही पैसा बनाने आए। एब्सोल्युटली। अगर आप बेच रहे हैं शॉर्ट टर्म में तो कोई रीजन से बेच रहे होंगे, रीजन से बेच रहे तो कितना बेचेंगे भाई? लॉन्ग से ज्यादा तो बेचना नहीं चाहेंगे ना इंडेक्स में। स्टॉक्स की पोजीशन की मैं बात नहीं कर रहा। सो मेरा पॉइंट है कि काफी हल्के हो गए, 44% 40-42% के नीचे जनरली हम जाते नहीं, 50 के नीचे से ही वापस एफआईज की तरफ से खरीदारी आना शुरू होती है। तो अब बात यह कि ये आज से आज आ जाए या 2 दिन बाद आए, वही आपको देखना। सो मेरे ख्याल से एफआईज बहुत हल्के हो चुके हैं। इसलिए अब भले अब ये अलग बात है कि 500 करोड़ की बिकवाली में भी मार्केट अब संभाल ना पाए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन एफआईज अब बड़ा बेचेंगे इंडेक्स, स्पेशली इंडेक्स,
इसकी संभावना थोड़ी कम स्टॉक्स में आ सकती है, हाँ। इंडेक्स में कम रहेगी। सो उस लिहाज से इंडेक्स में थोड़ी रिलीफ आ सकती है या फिर थोड़ी रहम हो सकती है, ये कह सकते हैं उनकी तरफ से कि और नहीं बेचे। दूसरा पुट कॉल रेशियो दीप 100% ओवरसोल्ड है 0.67 पे, ये बाउंस आपको देगा ही देगा। अब ये बाउंस सुबह 9:15 बजे देता है या 3:30 के पहले दोपहर में देता है, आखिरी घंटे में देता है, देखने वाली बात। बट 100% एक बाउंस के लिए तैयार रहना है आपको। तो मतलब अब ये 2 दिन से मैं नियर ओवरसोल्ड कर रहा था, जहां मुझे कंफर्ट नहीं, यहाँ मुझे कंफर्ट है कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है। और अगर आप 200-300 पॉइंट नीचे खुल जाते हैं, अगर आ जाते हैं अच्छी जगह पे, तो वहां से आपको बाउंस पक्का मिलना। हाँ, तो ये अब अच्छी जगह पे आ गया जहां से आपके लिए ओवरसोल्ड है और वहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी। विक्स 21% फाइनली बढ़ी विक्स भी बढ़ी गया। सो वो तो 2 दिन तो कम से कम और वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, तो वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है, बट अच्छी बात है एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन बहुत कम है, पीसीआर भी बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड लेवल्स पर है। सर बताएं फिर मौजूदा पोजीशन जिनकी है उन्हें क्या करना है इस समय आज के बाजार में? 16,950 कल के लो के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें दीप, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। और उसके अलावा और कोई ऐसा बेट नहीं रहा तो एक बार वो रख लें। 16,975 के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है, 16,950 स्टॉप लॉस रखें। बैंक निफ्टी में कल के लो का स्टॉप लॉस रखें 36,350 का इंट्राडे में। और अगर कल एक और नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है आज की, तो 36,900 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन में 17,300 दीप बहुत ज़्यादा दूर का नहीं दे रहा हूँ, और क्यों नहीं दे रहा हूं मैं वो समझाना चाहता हूं। 17,300 का ही स्ट्रिक्ट रखना है, इसके ऊपर शॉर्ट नहीं रहना है। वैसे देखा जाए तो 17,600 आता है, लेकिन हमें उतना लंबा इंतजार नहीं करना है। बैंक निफ्टी में 37,850 का है इंट्राडे और 37,600 का क्लोजिंग बेसिस पे। क्योंकि दीप देखिए कल है ना, गिरने में बाकी सब खबरों के बीच में एक खबर और बड़ी तेजी से चल रही थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है, या सॉरी लगता तो ये बढ़ सकता है 10 से 15%। मैं एक चीज बताऊं दीप, कितने साल हो गए मुझे बजट करते करते जी, ठीक है, और 4 साल से तो हम जी बिजनेस पे ही नंबर 1 है बजट में, विद एब्सोल्यूट लीडरशिप। हमारे दर्शकों का वो भरोसा है। एक भी बार मैंने मेरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या इनसे रिलेटेड कोई भी बदलाव आने के पहले सबको पता चला हो। एब्सोल्युटली। अगर हिंदुस्तान के हर आदमी जो व्हाट्सएप यूज करता है और मार्केट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके व्हाट्सएप पे पहुंच चुका है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ रहा है, तो फिर मामला अलग है। बिल्कुल ऐसा होना लगता नहीं है। बिल्कुल बजट हम सबको पता चल जाए, और वो भी है कि जब हमारे पत्रकार भी लगे हुए हैं, खोजी पत्रकार वहाँ पे दिल्ली में, सब जाके पूछे क्या आ रहा है सर, क्या आ रहा है, कुछ बताओ। उनको किसी को पता नहीं चले, बाकी सबको पता चले। और उसकी शुरुआत भी कभी कभी जयपुर से हो, इंदौर से हो या राजकोट से हो, वहीं से वो हर बजट से पहले कॉमन चीज है सर, कुछ ना कुछ गिरने के बाद आप वो बहाने ढूंढे रहिए। तो मेरी समझ से जी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। 10% भी ज्यादा है, उसे कम करना है, बढ़ाना नहीं है। आशा करते हैं कब जब भी हो कम, तो खैर क्या करेगा, हु नोस, करते एलआईसी का डाइवेस्टमेंट करना है भाई। आपको बॉयंट मार्केट चाहिए, एब्सोल्युटली। आपको रिटेल इन्वेस्टर, क्या भरोसा है कि वित्त मंत्री कुछ ऐसा करे कि जिससे नए इन्वेस्टर और मार्केट में आकर पैसा लगाए। यू नेवर नो। सो खराब सोचिए मत। डर एक ही चीज का है बजट में, अगर है मुझे तो, पंजाब और यूपी में इलेक्शन। यस सर। और किसानों का एजिटेशन जो हुआ है कि अगर वित्त मंत्री जी ने बहुत बार किसान बोला जी ठीक है ना, बजट में पॉपुलिस्ट बजट है। हाँ, मतलब पॉपुलिस्ट तो नहीं, वो किसानों पर फोकस। भाई इसे अल्टीमेटली आपको ये डिसाइड करना है कि बजट के बाद हेडलाइन क्या चाहिए। क्या आप ये हेडलाइन बनाना चाहते हैं कि ग्रोथ वाला बजट था, या आप हेडलाइन ये बनाना चाहते हैं कि किसान वाला बजट था, है ना। सो वही डिफरेंशिएटिंग होगा। लास्ट ईयर जो हेडलाइन ग्रोथ वाली थी, वही डिफरेंशिएटिंग है कि अगर हेडलाइन करे किसान के लिए, करने में कोई हर्ज नहीं, करना भी चाहिए सब, वो भी जरूरी है। वो अल्टीमेटली रूरल इकोनॉमी भी तो बढ़नी चाहिए ना। खाली एक सिलेंडर पे चलेंगे तो प्लेन कैसे उड़ेगा, दोनों चाहिए, रूरल और हमारा अर्बन। बट बात वो है कि झटके लगेंगे तो कहीं और से लगेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे नहीं लगने वाले, निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। और ये सब एक कान से सुनिए, मतलब एक आंख से पढ़िए, दूसरे आंख से निकाल दीजिए। वही बात है ना, व्हाट्सएप से दूर कैसे रहें। ना, दूर तो रहना ही है, दूर सी आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। तो पढ़ना है, हम भी पढ़ते हैं, जागते हैं,
लेकिन अपना थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, करना चाहिए। आज तक कभी मेरा कोई भी बड़ा ऐलान, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इतने बजट देख लिए मैंने, 25-30 तो देख लिए होंगे, कोई भी बड़ा ऐलान पहले पकड़ में नहीं आया। कभी नहीं होता। इतनी तो समझ सारे मिनिस्टर्स को है और सारी मिनिस्ट्रीज को है कि भाई बड़ी चीज तो कभी पहले बाहर सीधा ना निकले, अनलेस कि वो चाहें कि निकल जाए, तब तो अलग बात है, बाकी हम ढूंढ के नहीं ला सकते। सही बात है। नहीं, पूरा प्रोसेस जो बजट का बनाना है वही इतना सीक्रेट होता है। सही बात, ऐसी खबरें तो बहुत रेयरली निकलेंगी। चलिए, तो ये है आपके लिए बाजार का सेटअप। नई पोजीशंस की बात करनी थी सर, अब नई पोजीशंस कैसे बनानी है? देखिए, नई पोजीशन में निफ्टी बेचे 17,375 475 की रेंज में आए तो 17,625 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 17,250 200 छोटे टारगेट, 150 75 मीडियम टारगेट और 17,000 का फाइनल टारगेट। दूसरा तरीका, ये एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट कर सकते हैं, सीधा स्टॉप लॉस लगाएं 17,250 का स्ट्रिक्ट, 16,900 825 छोटे टारगेट, 16,700 625 मीडियम टारगेट, 16,500 और 16,425 के फाइनल टारगेट के लिए ये दूसरा तरीका है जो ज़्यादा सही हो सकता है। आइए, खरीदारी करने की राय मैं रोज़ देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खरीदना ही खरीदना है, आपको कंफर्ट लगे और आपको लगे तो खरीदना है। खरीदना है तो कहाँ खरीदना है वो ज़रा समझ लीजिए और कैसे खरीदना है। 16,425 16,625 की रेंज परफेक्ट है, जहाँ पर आपने जनवरी के महीने में लो बनाया था और वहाँ से जहाँ से हम घूमे थे 13 जनवरी के आसपास 16,410-15 का लो बनाकर, तो 16,425 625 की रेंज में खरीदिए। 16,350 का स्टॉप लॉस होगा, बहुत दूर के लेवल है, ना आए तो बेहतर, आए तो आपको खरीदना है। 16,700 775 छोटे टारगेट, 825 900 मीडियम टारगेट है और 16,975 17,000 बड़े टारगेट। दूसरा तरीका जो है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स का, और अगर इसके नीचे खुले स्टॉप लॉस के नीचे 16,950 उसके आसपास खुलने के संकेत दे रहा है दीप, अगर उसके नीचे खुलता है तो नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना ना, फिर छोड़ दीजिए। फिर छोड़ दीजिए, फिर एग्रेसिव वाला काम ही नहीं, फिर आराम से लेवल से आएगा तो करें, क्योंकि एकदम उसी के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है। तो 16,950 के नीचे खुले तो मत खरीदिएगा, और अगर ना खुले तो एक 16,950 को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मानकर ले सकते हैं। 17,200 17,250 17,300 375 और 17,475 ये सारे टारगेट हैं। एक काम और कर सकते हैं, इसी स्टॉप लॉस को 16,900 कर ले, क्योंकि चूंकि 16,950 के वो ज़्यादा बेहतर है, 16,900 का स्टॉप लॉस कर लें 950 के बजाय, और ये सारे टारगेट्स आप रखें खरीदारी करने के लिए आज से निफ्टी में, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। शॉर्ट करना है अगर आपको तो इंतजार करें ऊपर आने का, और बेचने के लिए अच्छी जगह दीप है ना, सबसे बेस्ट जगह अगर आप मुझे पूछेंगे तो 37,600 से 37,850 की निकल कर आती है, थोड़ी दूर है, 37,000 के आसपास हम बंद हुए, तो मैं 37,500 से ही बेचने का मन बना सकता हूं, क्योंकि 37,500 पर कॉल राइटिंग भी काफ़ी है। तो 37,500 37,750 की रेंज में बेचिए, 37,850 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे जो टारगेट बनेंगे 37,375 और 225 छोटे टारगेट, 37,050 और 36,950 ये फाइनल टारगेट, छोटे टारगेट ये। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 37,250 इस पर स्टॉप लॉस लगाकर बेचने की राय, यानी कि आपकी 300 पॉइंट की रिस्क है यहाँ से। 36,800 36,625 छोटे टारगेट, 36,525 और 36,375 मीडियम टारगेट, 36,225 और 36,025 फाइनल टारगेट। ये ट्रेड ज़्यादा ठीक नज़र आता है बेचने के लिहाज से। अब आइए, अगर आप खरीदना चाहते तो 36,200 36,375 36,375 कल का लो है, उसके आसपास आपको खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाइए आप 36,000 का, थोड़ा दूर है। 36,500 और 625 दो छोटे टारगेट है, 800 और 950 मीडियम टारगेट है, 37,050 और 37,225 फाइनल टारगेट है, जिसके लिए आपको इस रेंज में खरीदना है ये सारे। तो और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो है वो 36,350 कल का लो है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाना। अब यहाँ पर समस्या एक ही है दीप कि बहुत दूर है, 600 पॉइंट दूर है, तो आप अगर आधा % नीचे खुले तो 300 पॉइंट 250-300 पॉइंट नीचे खुल ही सकते हैं। उसके बाद आप इंतजार करके देख लें, स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा। इससे पहले स्टॉप लॉस नहीं है, करना है तो करें, नहीं तो मत करें, समझ गए, है ही नहीं तो क्या करेंगे। तो 36,350 का स्टॉप लॉस है, 37,225 37,375 छोटे टारगेट, 37,500 575 मीडियम टारगेट और 750 और 37,850 फाइनल टारगेट, जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। सिंपल, अंडरस्टूड सर। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स, और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी आपको दोनों तरफ मौके मिलने वाले हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। वायदा कारोबार में बड़ा अपडेट हुआ है सर, 3 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए, जो कल हम डिस्कस भी कर रहे थे। BHEL, इंडिया बुल्स और वोडाफोन, ये तीनों बैन से बाहर हैं। नाल्को और एस्कॉर्ट्स अभी भी बैन में बने हुए हैं, फ्रेश एंट्री किसी की नहीं हुई है।
डेटा समझते हैं सर, वैसा तो खराब ही डेटा है। अब यही बताएं कि क्वालिटेटिवली कितना खराब या फिर कितना ठीक डेटा है कल का, क्योंकि कैश की तो सेलिंग बरकरार है। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों हिसाब से खराब है। अच्छा कुछ है ही नहीं। अच्छा कुछ नहीं। 3750 करोड़ की कैश में बिक वाली है, 1600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, 1100 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। बेचो, जितना बेचना है बेचो। एफआईएस के पहले हम है ना उस ऑर्डर्स आते थे सेल डेस्क पे, जब डीलिंग रूम में होते ना, तो कभी कभी एफआईएस बड़े एग्रेसिवली बेचते हैं, तो उनका ऑर्डर ऐसे ही होता है, मार्केट ऑर्डर जो होता है कि सेल आइदर क्वांटिटी इज जीरो और प्राइस इज जीरो। ये भी लिखा प्राइस इज जीरो लिखा आता है। ऐसे यार, या तो प्राइस जीरो हो जाए, क्वांटिटी हमें जितना बेचना बिक जाए। तो आजकल वैसे ही माहौल है। एक्चुअली होता है, एक्चुअली ऐसा ही होता है। हाँ, एक्चुअली आते हैं इस तरह के ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर्स आते हैं। किसी को बेचना, तो फिर उन्हें भाव की परवाह नहीं। किसी का $1 बिलियन का रिडम्पशन आ गया, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जिसने पैसा मांगा उसको पैसा देना है इन्वेस्टर को, आपको। तो और कौन से उसके घर से जा रहा, आप ही ने पैसा दिया लगाने के लिए, आप ही कह रहे हो मुझे आज चाहिए। देखो, जो अगर लाइफ हाई पे आप पैसा दे रहे हो फंड को लगाने, वो लगा देगा। आप करेक्शन के बाद 20% नीचे बोलोगे आज निकाल, आप ही का तो स्टॉक बेच रहा है, खुद का थोड़ी बेच रहा है। करेक्ट। सो वो होता है, जब बड़ा रिडम्पशन आता है किसी फंड पर, वो ऐसे ही ऑर्डर देते हैं, आइदर प्राइस इज जीरो और क्वांटिटी इज जीरो, दो में से जो जीरो हो जाए तब तक बेचते रहो। तो आपको पता है फिर क्वांटिटी जीरो होगी नीचे। सो एनीवे, तो ये खराब है डेटा। प्रॉब्लम ये नहीं कि एफआईएस क्यों बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, इतना ज्यादा बेच रहे हैं, घरेलू फंड क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। 75 करोड़ की खरीदारी करी, कब खरीदेंगे भाई? 2 रीजन है, या तो इनके पास पैसे नहीं, क्योंकि झूठ, हर महीने जा रहा है SIP, हम खुद डाल रहे हैं SIP हर महीने, है ना। तो फिर दूसरी प्रॉब्लम बड़ी है, इसका मतलब और नीचे देख रहे हैं, और नीचे तो अभी तक 5-7 दिन तक नहीं खरीदा, तो इन्होंने सही काम ही किया एक तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट, एक्चुअली देखा जाए तो देखिए फंड का काम सपोर्ट देना है भी नहीं, मार किसी का काम सपोर्ट देना नहीं है, है ना। तो उनको जहां लगता है सही लेवल पर वहां एंट्री करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब ये कि घरेलू फंड ये मानकर चल रहे थोड़ा और नीचे में मिलेगा, हड़बड़ी क्यों करे, जल्दी क्यों करे, बस वही है। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए डेटा। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स फायदा कारवा? 17,000 मेक और ब्रेक वही है, 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, उसके नीचे जाने पर समस्याएं थोड़ी और बढ़ेगी। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लेवल सीधा आपका 16,500 आता है दीप। ऊपर में 17,400 के आसपास पहली रुकावट का लेवल है, 17,375, 442 लाख शेयर है। 17,500 माउंट एवरेस्ट है, 85 लाख शेयर है कॉल राइटर्स। आप नहीं चढ़ पाएंगे, हम नहीं चढ़ पाएंगे, ये दिखता है डेटा में। बैंक निफ्टी 37,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 37,000 के कॉल्स पर 13 लाख शेयर हैं, उसके थोड़ा सा नीचे बंद हुए। 37,500 पार करने में मुश्किल आएगी, 24 लाख शेयर है। और अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट सीधा 36,000 के आसपास आता है। तो ये आपके लिए 36,000 और 37,500 बड़ी रेंज बैंक निफ्टी की। जी, अंडरस्टूड सर। तो चलिए ये है आपके लिए पूरा डेटा, इंपॉर्टेंट लेवल्स, वॉलेटिलिटी है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, रिस्क को मैनेज करें, जैसा अनिल जी आपको सुबह समझा भी रहे थे। आइए जान लेते हैं खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी कुशल, वरुण और आशीष के साथ। मॉर्निंग कुशल, चलिए ट्रिगर्स और नतीजों से करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले निफ्टी में 2 कंपनियां सिप्ला और मारुति सुजुकी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। मार्केट आज के दौरान ही यहां पर नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। साथ ही एफएनओ स्पेस से 6 कंपनियां, कैनफिन होम्स, फेडरल बैंक, पिडलाइट इंडस्ट्रीज, SRF, टोरेंट फार्मा और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी अपने नंबर्स जो है लाती हुई दिखेंगी। कैश सेगमेंट्स की लंबी सूची है, चुनिंदा नाम आदित्य बिरला, सनलाइफ AMC, एस्टेक लाइफ साइंसेज, साथ ही फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, IBRL और रेमंड जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है कल के 20% लोअर सर्किट पर बंद होने के बाद। यहां पर जोमैटो जो है 20% से अब 10% इसका प्राइस बैंड कर दिया गया है। साथ ही IFCI पर नजर रखिए, इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है। नंबर्स पोस्ट मार्केट कल आते हुए दिखे थे। एक्सिस बैंक के बीट ऑन ऑल एस्टिमेट्स आए हैं। सबसे पहले आप देखिए NII लगभग 17% सालाना आधार पर बढ़ी है और कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का जंप आता हुआ दिखा है। 1,116 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, इस बारी 3,614 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही सालाना आधार पर प्रोविजनिंग भी कंपनी की काफ़ी कम होती हुई दिखी है और एसेट क्वालिटी में भी सुधार आया है। GNPA 3.53 से घटकर 3.17% पर आए हैं। SBI कार्ड्स इंटरनल से स्ट्रांग है, हालांकि मुनाफा जो है वो थोड़ा हमारे अनुमान से कमज़ोर आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट 210 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 386 करोड़ तो हुआ है, पर हमारा जो अनुमान था वो 430 करोड़ रुपए का था। हालांकि एसेट क्वालिटी में यहाँ पर भी सुधार आया है, 3.36% के मुकाबले
अब 2.4% का GNPA जो है कंपनी देती हुई नजर आई है और कॉर्पोरेट स्पेंड्स भी करीबन 93% बढ़ते हुए नजर आए हैं। और अंत में IEX यहाँ पर नंबर्स स्ट्रॉन्ग इनलाइन नंबर्स आए हैं जितना जैसा हमारा अनुमान था उसके हिसाब से ही, जहाँ पर मार्जिन्स आप देखिए 81.6% से बढ़कर 84.2% और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वहाँ पर भी 38% के उछाल के साथ लगभग 80 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। हमारा अनुमान भी बैंग ऑन 80 करोड़ रुपए का था। तो ओवरऑल IEX के नंबर्स भी काफ़ी शानदार है। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ नंबर्स, पर ढेरों और नंबर्स हैं। आइए वरुण से भी जाने कुछ और नतीजे। मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले दीपक नाइट्रेट मार्जिन्स में मिस है यहाँ कंपनी के, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन्स 27.1% से गिर के 20.4% के आसपास आए हैं। 25% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा भी 242 करोड़ पे आया, 252 करोड़ के आसपास का अनुमान था। हालांकि रेवेन्यूज़ में अच्छी खासी बढ़ोतरी है 39% के आसपास की, यानी कि ग्रोथ हुई है, लेकिन मार्जिन्स को कंपनी डिफेंड नहीं कर पाई है। रैमको सीमेंट्स कमज़ोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज तो 16% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन देखिए 29.6% से घट के सीधे 14.9%, जबकि अनुमान करीब 24% के आसपास का था। मुनाफा करीब 82 करोड़ के आसपास आया है, 59% के आसपास की गिरावट है। तो यहाँ पे दिक्कतें हैं कंपनी के साथ, जिसके चलते कंपनी के नतीजे कमज़ोर है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे भी नतीजे कमज़ोर है। टोटल इनकम तो 9% बढ़ी है, NII 11% बढ़ा है, लेकिन मुनाफा 6.5% गिरा है। और काफ़ी कम कंपनियां इस बार इस क्वार्टर में जहां पे ग्रॉस एनपीएस में बढ़ोतरी हुई है, ये उनमें से एक है। 7.82% से बढ़कर ग्रॉस एनपीएस 8.4% पे आए हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश रेवेन्यूज 3% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स में गिरावट 46% से गिर के 42% के आसपास आई है। कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 14% के आसपास की गिरावट हुई है। 2 एक्विजिशन इस कंपनी ने किए हैं। M1 एक्सचेंज में 7.7% के आसपास का हिस्सा खरीदा है और एजवाइस टेक्नोलॉजीज में करीब 26% के आसपास का हिस्सा जो है इस कंपनी ने खरीदा है। इसके अलावा सिंपली व्यापार ऐप्स में 61.55 करोड़ के आसपास का निवेश कंपनी करेगी। GST बिलिंग के कारोबार में ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है कंपनी। बर्गर किंग नतीजे ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू 72% बढ़े हैं। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है, 9.3% से बढ़ के 11.7%। हालांकि कंपनी ने घाटा किया है करीब 15 करोड़ के आसपास का। सुदर्शन केमिकल्स नतीजे कमजोर हैं। रेवेन्यू 17% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स में गिरावट है, 16.5% से गिर के 12%। मुनाफा जो है 32% गिरा है, लेकिन चेन्नई पेट्रो के नतीजे अच्छे हैं। क्वार्टर और साल दर साल दोनों क्वार्टर रेवेन्यूज में 12% की बढ़ोतरी, मार्जिन 3.5% से बढ़ के 5.5% पे आए हैं। मुनाफा 61 करोड़ से बढ़कर 232 करोड़ पे आया है। तो यहाँ पे आप रखिएगा नजर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे, बट नतीजों की है लंबी लिस्ट। कुशल बताएं, आपके पास नेक्स्ट सेट ऑफ नतीजे कौन से हैं? बिल्कुल, नतीजों के साथ साथ कुछ खबरें भी है मेरे पास। सबसे पहले तो आप क्विक हिल टेक्नोलॉजीज देखिए, नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। आय में करीब 23% की गिरावट है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर 56% का कट आता हुआ दिखा है। कंपनी का मुनाफा 13.5 करोड़ से 14.5 करोड़ पर जाता हुआ नजर आया। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन नंबर्स यहाँ पर भी कमजोर है। मार्जिन 29% से 23% और कंपनी का मुनाफा भी 43.5 करोड़ से घटकर अब 37.5 करोड़ पर आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें ओरिएंटल होटल्स नंबर्स यहाँ पर काफी अच्छे आते हुए दिखे। एक टर्न अराउंड आप कह सकते हैं। 43 करोड़ के मुकाबले 76 करोड़ का अब आय कंपनी ने दर्ज किया है, 77% की बढ़त के साथ। और कंपनी का घाटा था पिछले साल करीबन 11 करोड़ रुपए का, अब 9 करोड़ का मुनाफे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो जेंजा टेक यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो तिमाही आधार पर बेहतर साइड पर है। हालांकि ऑपरेशंस और मुनाफा कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं, जहां पर 10.9% के मुकाबले 10.2% के मार्जिन कंपनी दर्ज किया। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर 3.5% की गिरावट के साथ 91 करोड़ पर यहां पर कंपनी ने दर्ज किया है अपना जो मुनाफा है। तो डेफिनेटली यहां पर नजर रखिए। और म्यूजिक ब्रॉडकास्ट नंबर्स अच्छे हैं। यहां पर आय करीब 50% बढ़कर 60 करोड़ पर आई है। और कंपनी का मुनाफा जो पिछले साल लगभग फ्लैट था, इस बारी 9 करोड़ के रूप में आता हुआ दिख रहा है। कुछ खबरें हैं जिसमें सबसे पहले भारतीय एयरटेल यहाँ पर 28 जनवरी को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। तो यहाँ पर देखना होगा कि फाइनली जो है कंपनी कितनी इक्विटी जो है रेस करती है। और वोडाफोन आइडिया यहाँ पर भी नजर रखिए, इनकी कॉन कॉल हुई थी कल और यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि इस साल ये टैरिफ में और बढ़ोतरी कर सकती है और मार्च अंत तक आपको फंड जुटाने की प्रक्रिया भी पूरी होती हुई दिख सकती है। ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स इनकी कॉन कॉल से आते हुए दिखे थे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी, साथ ही नतीजे की भी लंबी लिस्ट जो थी। आइए वरुण से कुछ और खबरें जो आज के लिए इंपॉर्टेंट वो जान लेते हैं। वरुण बताएं। सबसे पहले लक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि सेबी ने इस कंपनी के प्रमोटर्स और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनके समेत करीब 14 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मार्केट पे बैन लगा दिया, इनसे मार्केट पे ट्रेडिंग करने से। दरअसल कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले सामने आए हैं, उसके चलते इनके ऊपर बैन लगाया गया है। तो इसका इम्पैक्ट आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा।
जोमेटो पे नजर रखिएगा। कल की गिरावट के बाद इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो स्विगी से सस्ते हो चुके हैं, क्योंकि स्विगी ने हाल ही में एक फंड रेजिंग की है $70 करोड़ के आसपास की। वैल्यूएशन $10.7 बिलियन के आसपास के हैं। कल का अगर मार्केट कैप देखें जोमेटो का तो $9.78 बिलियन के आसपास का है। SRF 3M इंडिया यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि चीन से आने वाली PVC फ्लेक्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो हटी है। SRF और अन्य 2 प्रोडक्ट कंपनियां जो है उन्होंने इसकी अर्जी दी थी, उसके बेसिस पे फैसला लिया गया है। कंट्रोल प्रिंट US FDA से 3 प्लाई सर्जिकल मास्क की बिक्री को मंजूरी मिली है, तो एक बड़ी खबर इस कंपनी के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक पे नजर रखेगा, क्योंकि भारत पे के जो CEO है, जो को फाउंडर है माफ कीजिएगा, उनके और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में जो नायका के IPO फंडिंग को लेकर विवाद था, उस पर सेबी ने जांच शुरू कर दी है, तो इसके चलते यहाँ पे नजर रखनी है। और आखिरी में वेदांत फैशन IPO प्लान को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। 4 फरवरी को IPO खुलने वाला है, 8 फरवरी को IPO बंद होगा। प्राइस डिटेल्स कुछ समय बाद आएंगी। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें आज के लिए और कई सारे स्टॉक्स जो फोकस में रहने वाले हैं। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी एक बार देख लेते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही है आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए एक्सिस बैंक, यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1080 रुपये का लक्ष्य दिया, 705 तो कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि हर लिहाज से आप देखिए क्वार्टर लोन ग्रोथ देखें तो वहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। ब्याज आय में पिछले साल के मुकाबले करीब 17% की ग्रोथ है। असेट क्वालिटी काफी बढ़िया है, जिसके चलते सिटी भी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं। 705 की क्लोजिंग है, 1000 रुपये का लक्ष्य दिया है। नोमेरा ने भी खरीदारी किराए दी है 980 के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने जो लक्ष्य है वो बढ़ाया है, 1000 रुपये से बढ़ाकर करीब 1050 रुपये कर दिया है। इसके अलावा नजर रखनी SBI कार्ड्स पर, यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन 2 रिपोर्ट्स इंटरेस्टिंग है। क्रेडिट स्विस ने जो है यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को तो बरकरार रखा, लेकिन लक्ष्य घटा है, 1350 से घटाकर 1100 कर दिया है। और नोमेरा भी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे, लेकिन लक्ष्य इन्होंने भी कट किया, 1400 से घटाकर 1250 कर दिया है। 815 की जो है कल की क्लोजिंग है। जोमैटो कल सुर्खियों में था, आज यहाँ पर रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की तरफ से, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि अब करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। अब जो लक्ष्य है उनका 120 रुपए का, 91 कल करेक्शन के बाद आ चुका है, लेकिन फिर भी ये कह रहे कि बॉटम फिशिंग का समय है नहीं और स्टॉक में और डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। और अभी भी ये मान रहे कि ग्लोबल पीएस के मुकाबले अगर आप देखें तो जोमैटो के जो वैल्यूएशंस है जस्टिफाइड नहीं है, महंगे हैं, जिसके चलते आज फिर से जोमैटो पर नजर रहेगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1600 रुपए का बड़ा लक्ष्य दिया, 1155 जो कल की क्लोजिंग है। क्रेडिट स्विस ने भी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, ऊंचा लक्ष्य दिया 1775 रुपए का। रामको सीमेंट्स नतीजों के बाद डाउनग्रेड आए यहाँ पर CLSA की तरफ से और लक्ष्य दिया 970 का, लक्ष्य घटा है, इनफैक्ट पहले 1180 का दे रहे थे, अब 970 का दे रहे हैं, करीब 896 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो नतीजा अनुमान से कमजोर है। भारतीय एयरटेल पर नजर रहेगी, यहाँ पर जेफरीज का अपग्रेड आया, 925 रुपए का लक्ष्य दिया, 687 कल की क्लोजिंग है। और अंत में HDFC AMC, यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य घटा है, 3230 से घटाकर 2870 कर दिया है। तो सबसे बढ़िया रिपोर्ट कौन सी? सर मुझे तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लग रहा है कि 1155 की जो है कल की क्लोजिंग है और लक्ष्य दे रहे हैं CLSA अपग्रेड करके 1600 का। क्रेडिट स्विस ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1775, जबकि रिजल्ट खराब दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन अपसाइड अगर आप देखें तो दोनों के टारगेट प्राइस काफी ऊंचे हैं। बढ़ाए कि पहले वाले ही रखे? पहले ही रखे हैं, कोई बदलाव कम नहीं नहीं किया, अपग्रेड किया CLSA ने, रेटिंग अपग्रेड किया। क्या बात है। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, कमजोर नतीजों के बाद असर दिखता है या फिर अपग्रेड का असर दिखता है। आइए, आपके लिए तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स, वक्त है पिक ऑफ द डे का। सीधे चलेंगे कोलकाता और करेंगे शुरुआत सिमी जी के साथ। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, पर आज उतना भी गुड मॉर्निंग नहीं है मेरे लिए। आज सुबह सुबह पिक ऑफ द डे में कुछ भी चूज कर नहीं पाया, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट खोलने के बाद भरपाई कर देंगे। अभी तक तो फिलहाल के लिए तो कोई पिक ऑफ द डे नहीं है। कोई बात नहीं, नोटा का इस्तेमाल किया है सिमी जी ने और मार्केट खुलने के बाद उसकी भरपाई आपके लिए हो जाएगी। बंसल जी, सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरे पास पिक ऑफ द डे है और अच्छा लग रहा है बंधन बैंक। बंधन बैंक में देखें तो बिल्कुल भी कल की मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करा, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, ब्रेकआउट कल के सत्र में हुआ है। तो कल के डाटा के बेसिस पर बंधन बैंक को चूज करा है। 299 299 का स्टॉप लॉस है, 322 322 के लक्ष्य के लिए बंधन बैंक है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो बंधन बैंक में करें खरीदारी, ये राय है बंसल जी। कुणाल जी, आप क्या करेंगे?
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, सबसे पहले एक निजी सवाल है अनिल जी आपसे। निजी सवाल अनिल जी कितने बजे सोए रात में अनिल जी? मैं तो डाउ वाउ देखता नहीं ज्यादा, बहुत ऐसा 750 देखा, उसके बाद मैंने कहा कि अब तो गए हो, अब तो गए। तो उसके बाद देखने की हिम्मत नहीं हुई, बाद में देखना छोड़ दिया। मैंने कहा अब सुबह देखेंगे सीधा। तो बहुत चैन की नींद सोया मैं आराम से एकदम। देखो आप चेहरे पे ताजगी देखिए। अनिल जी देखिए, मुझे आपकी टिप्पणी कल याद आ रही थी। हाँ। आपने कहा हम उन कट्टर क्रिकेटवादियों में से एक हैं जो आखिरी बॉल तक मैच देखते हैं अनिल जी। बात सही तो है। अनिल जी हम लोग कल आखिरी बॉल तक देख रहे थे डाउ जोन्स को। नहीं नहीं, हार्दिक सहानुभूति। आपका ब्लड प्रेशर अब आप नॉर्मल कर लें, टेंशन ना लें, ठीक है, लाइफ में चलता रहेगा। बताएं सर, स्टॉक कौन सा चुना है अब आपने? अनिल जी देखिए, स्टॉक तो कोई चुना नहीं है, लेकिन अनिल जी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए अनिल जी, जैसे ही गिरावट थमेगी सबसे पहले रिकवरी आपको मेटल्स में देखने को मिलेगी। तो अनिल जी मेरी यहां पर खरीदारी की राय है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, लेकिन 100 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद खरीदारी की राय है। तो जब कभी स्टील अथॉरिटी 100 रुपीज के ऊपर जाता हुआ दिखे और आपको लगता है मोमेंटम बन रहा है, तो वहां पर खरीदना चाहिए। बहुत फियर्स शॉर्ट कवरिंग आपको मेटल्स में देखने को मिलेगी। 100 रुपए के ऊपर सेल खरीदना है। ओके ओके, चलिए ये भी ठीक है। कंडीशनल बाय 100 रुपए के ऊपर निकलने के बाद आपके लिए खरीदारी करने की राय। और तब स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होंगे कुणाल जी, वो भी तो बताओ, आधार मत छोड़ो ऐसे। अनिल जी तब 97 का स्टॉप लॉस रख लें और 112 रुपए का टारगेट होगा, तो मिनिमम 10-12% की तेजी देखने को मिलेगी। मेरे काउंटर क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा आपकी बातों को मैं कितना सीरियसली लेता हूं, है ना। जो आपने पूरा नहीं बताया तो मैंने तुरंत पूछ लिया। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे सिप्ला को सिलेक्ट करना चाहिए। 880 890 के बीच में सिप्ला में खरीदारी करें। 865 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 920 रुपए से लेके 925 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा सिप्ला में। ओके, सिप्ला में करें खरीदारी। और किरण जी आप क्या खरीदेंगे? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे खरीदना है पावर ग्रिड पर, कंडीशनल बाय रहेगा। पावर ग्रिड खरीदना है 216 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा 211 रुपए के आसपास। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 222 225 के देखने को मिलेंगे अगर 216 के ऊपर ये ट्रेड करना चालू कर देगा। ओके, 216 के ऊपर ही खरीदना, अभी नहीं, राइट? ठीक है। 214 पर कल बंद हुआ है, 216 के पार निकले तब 211 के स्टॉप लॉस से 222 के टारगेट के लिए पावर ग्रिड में करनी है खरीदारी किरण जी की तरफ से। और हिमांशु जी से भी पूछ लें। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू द एंटायर पैनल। अनिल जी मेरा खरीदारी का व्यू है, मुझे लगता है बाजार आज एक इंटरमीडिएट बॉटम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 16,900 16,850 की जोन में मुझे लगता है कि एक मीनिंग, एक फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर एक बॉटम यहाँ पर शायद बनता हुआ नजर आए। और इसी अप्रोच के साथ मैं खरीदारी के साथ यहाँ पर आज स्टॉक्स देखना चाहूंगा बाजार में। फिलहाल पिक ऑफ द डे मुझे पसंद है अनिल जी एबीबी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है अनिल जी, पूरी बाजार की मंदी, पूरी गिरावट में बिल्कुल इसको नजरअंदाज किया। इनफैक्ट स्टॉक ने कल अपना लाइफ टाइम हाई बनाया, 2400 के ऊपर का एक प्रीवियस स्विंग हाई भी काटा और पिछले 4 दिनों की एक रेंज का भी ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। एबीबी में खरीदारी करके चलेंगे 2375 के स्टॉप लॉस के साथ। 2475 और 2520 तक के दो टारगेट्स यहाँ पर एबीबी में आज के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई मुदित जी की तरफ, माफ कीजिएगा हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही। हिमांशु जी आप में और मुदित जी, मेरे को लाइफ में बहुत कंफ्यूजन रहता रहेगा और मैं कोई इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ कि ये दूर हो जाए मेरे दिमाग से। तो कभी भी अगर हिमांशु जी को मैं मुदित बोल दूँ, मुदित जी को हिमांशु जी बोल दूँ, तो आप बिल्कुल भी कृपया आप मतलब समझ जाए, आप खुद ही समझ जाए मैं किसको क्या बोला। अब जैसे आज के लिए आप ये समझ जाओ कि हिमांशु जी पैनल पे नहीं है, सॉरी देखो हो गया, मुदित जी पैनल पे नहीं है। तो अगर मैंने मुदित जी बोला तो जवाब आपको ही देना है, अभी से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मान भी गए। क्लियर कर देना पहले से। आइए अविनाश सर भी हमारे साथ है। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरे पास दो स्टॉक्स है। एक तो जो स्टॉक मुझे पसंद है वो फ्रंटलाइन बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक है। कल कंपनी के नतीजे आ गए। कॉन्फ्रेंस कॉल जो शाम को हुई वो भी काफी स्ट्रांग थी और मुझे लग रहा है कि हर पैमाने पे कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर दिखाए। मेरा मानना है कि अगर मार्केट्स में आज शुरुआती ट्रेंड में अगर थोड़ा सा डिप एक्सिस बैंक में दिखता है तो इसको जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि अगर थोड़ा सा 700 के नीचे मिलता है
तो इसको एक सही रिस्क रिवॉर्ड वाला स्टॉक मानना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगले 12 से 15 महीने में हमारा मानना है कि कम से कम 890 900 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली आगे आने वाले क्वार्टर्स में और भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाने की दमखम रखेगा। प्लस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो फी इनकम है वो हमको लग रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ से भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो है वो सी एंटरटेनमेंट है, बहुत बुरी तरह से पिटाया स्टॉक है। कल की क्लोजिंग 268 रुपीज थी। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से काफी वैल्यू बन सकती है। करीबन मैं समझता हूँ कि अगर 12 से 15 महीने का व्यू है तो कम से कम 325-330 का नियर टर्म का टारगेट हो सकता है। यहाँ पे जो ट्रिगर्स है वो सभी को पता है कि अभी सोनी एंटरटेनमेंट यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक लेने वाली है। प्लस मीडिया सेक्टर में अपटिक जरूर दिखने को मिलेगा तीसरे तिमाही में। और जिस प्रकार का जीडीपी ग्रोथ और कॉर्पोरेट कैपेक्स एडवर्टाइजिंग बजट्स बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसका फायदा जी एंटरटेनमेंट को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट करना चालू चाहिए। बहुत ही ऊपरी लेवल से गिरा है और यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वैल्यू बन सकती है। ओके, तो दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है अविनाश जी की तरफ से। एक तो है एक्सिस बैंक जिसके रिजल्ट्स आए हैं बेहद दमदार, और दूसरा है जी एंटरटेनमेंट जहां 325-330 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। तो दो पिक्स अविनाश जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और दो बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो आपको बताने जा रहे हैं कुछ बड़े इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आए जो कुछ कंपनियों के लिए बेहद अहम है, खास तौर से पॉजिटिव साइड पर। अमरीश बताइए, नोटिफिकेशन जो आए क्या क्या डिटेल्स हैं? गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला नोटिफिकेशन तो है सर, जो खबर है रिलेटेड है वेल्सपन इंडिया इंडस्ट्री को लेके। वेल्सपन इंडिया ने एक अर्जी दी थी डीजीटीआर में। उनका कहना था कि जो पीवीसी टाइल्स हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं चाइना से, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि जब से ये इन्होंने इसका प्रोडक्शन शुरू किया था तब से उन्होंने जो ट्रेंड देखा है उसके हिसाब से लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन मार्केट में उसकी प्राइसेस कम होती जा रही हैं। तो उनका ये कहना साफ साफ था कि चाइना से जो इंपोर्ट होगी पीवीसी टाइल्स आ रही हैं, शीट और फोम के अलावा उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। उस सिफारिश को मानते हुए डीजीटीआर ने इस बात की जांच शुरू कर दी है और आज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि सारे स्टेक होल्डर्स से लेके एम्बेसीज तक को इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो अगले 30 दिनों में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे डीजीटीआर से, और डीजीटीआर उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है या नहीं लगानी है उस पर फैसला लेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मामला दिखता है उसमें साफ है कि इस दौरान प्राइसेस कम हुई हैं और लगातार कम होती गई हैं। अगर हम डीजीटीआर की बात करते हैं तो जो जांच की अवधि डीजीटीआर ने तय की है वो है 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021, यानी कि 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो उन्होंने लिया है। कंपनी ने इसके रेस्पॉन्स में इसके सपोर्ट में अपनी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी जो उन्होंने प्रोडक्शन शुरू करने से पहले बनाई थी वो भी डीजीटीआर को सौंपी है। और कंपनी का कहना था कि हमने 13 सितंबर 2019 में इस विशेष प्रोडक्ट की प्रोडक्शन शुरू की थी, और तब से हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि कॉस्ट कम हो रही है, कीमतें कम हो रही है मार्केट में। इस बात की जांच की जानी चाहिए और 30 दिन में इसका सारे पक्षों को देख के डीजीटीआर अपना निर्णय ले सकता है। जी ओके, तो ये है आपके लिए खबर। और दूसरी जो फार्मा कंपनियों को लेकर खबर है उसके बारे में बताएं। जी सर, फार्मा कंपनीज के लिए जो खबर है वो खबर है रिलेटेड टू यूडीसीए। एक विशेष तरह का केमिकल होता है जिसको कि ऑर्सो डिऑक्सी एल्कोहलिक एसिड कहते हैं, जो कि किसी भी तरीके के बाइलरी इन्फेक्शन यानी कि लिवर से संबंधित बीमारियों में और गॉल स्टोन की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। उस विशेष केमिकल को लेकर चाइना और कोरिया से जो इंपोर्ट होके आ रहा है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की थी कुछ कंपनीज ने। उसको लेकर जांच डीजीटीआर ने शुरू कर दी है। इसके लिए भी 30 दिन का ही टाइम पीरियड दिया गया है। अगर हम बात करें तो आर्क फार्मा है जो कि सबसे पहले उसने शिकायत की थी, लेकिन अगर देश की अगर बात करते हैं तो देश में आर्क फार्मा के साथ साथ जो कंपनी है एबॉट, सन फार्मा, इस तरह के जो कंपनीज हैं ये इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। और इसमें जो लीडर है उसको हम मान सकते हैं आईओएल फार्मा और केमिकल्स एंड फार्मा। आईओएल जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस विशेष केमिकल का, और इस पर एंटी डंपिंग अगर ड्यूटी लगती है तो सबसे ज्यादा फायदा जो है इन भारतीय कंपनियों को होगा। जी ओके, तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, और यहाँ पर रखिए नजर, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी ले आते हुए आपको दिख सकता है। एक बार जरा अविनाश जी से इस खबर पर राय भी ले लें। अविनाश जी क्या राय देंगे, किस तरह का इम्पैक्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए, पॉजिटिव जो इनकाउंटर्स के लिए है?
नहीं बिल्कुल मैं समझता हूँ देखिए फार्मा कंपनीज के लिए डेफिनेटली अच्छी खबर है। आई थिंक नो डाउट इसमें सिलेक्टिवली ही स्टॉक्स में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सिलेक्टिव काउंटर्स है जैसे कैडिला है, सिप्ला है, यहाँ पे नजर रखिए। सिप्ला में हम काफी पॉजिटिव है, हमको लग रहा है कि नॉट ओनली नंबर्स ठीक ठाक है लेकिन आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे, साल रहेगा, ये कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो सिप्ला एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक करंट लेवल्स पे भी साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल से फार्मा में सिप्ला कैन बी बॉट, इसमें कम से कम 15-16% की अपसाइड आने वाले 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रही है। ओके, तो बढ़िया अपसाइड आ सकती है और सिप्ला पसंद भी है। कल गिरते बाजार में से 2 स्टॉक्स ने होल्ड आउट करा था, उसमें सिप्ला सबसे आगे था। नजर रखेंगे इस पर। आज सुमित जी की पिक ऑफ द डे भी है। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।